Namaste everyone, welcome to my channel. In this video, you are going to learn how to make a trademark application offline. Yes, without any digital signature, you can make an application directly to the trademark office. So I'll let you know how to do this. इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम ट्रेडमार्क एजेंट और अटॉर्नी। किसी भी अटॉर्नी या एजेंट के हेल्प लिए बिना आप कैसे एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं ऑफ़लाइन। जी हाँ, ऑफ़लाइन, क्योंकि ऑफ़लाइन में कोई डिजिटल सिग्नेचर का ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को ज़रूरत है। एक है जो रेलिवेंट फॉर्म है हमारा, वो चाहिए हमें। 2 रिप्रेजेंटेशन सीट है, या जिस लोगों के लिए हम अप्लाई करेंगे उसे रिप्रेजेंटेशन सीट के तौर में देना पड़ता है। एंड 3rd इज़ फ़ी, जो भी रिक्विजिट फ़ी है, जो गवर्नमेंट फ़ी है, वो हमें देना पड़ेगा। सो देयर इज़ ओनली 3 रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, दैट इज़ द रेलिवेंट फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन सीट एंड फ़ी। इस एप्लीकेशंस के लिए हम एक हाइपोथेटिकल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन तैयार करते हैं। कुछ चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें चाहिए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। वैसे ही जैसे सबसे पहले नाम, तो यहाँ एक हमने नाम लिया है रूपाली नादी बोल के। ये मुंबई में रहती है। उनका कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पे हाउस नंबर 23, फ्लैट नंबर 65, महाविरार अपार्टमेंट, मुंबई, पिन 400051, इंडिया। ये एक हाइपोथेटिकल एप्लीकेशंस है, तो रियल वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शंस नहीं। मोर ओवर जो ये इमेज क्रिएट किया गया है वो AI के थ्रू किया गया है। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रियल। और जो इनका बिज़नेस है वो चाहती हैं कि ये एक चिप्स का पैकेट बनाएं और मार्केट में बेचें, और उस चिप्स का उन्होंने नाम दिया है रूपाली। उन्होंने एक लोगो तैयार किया है। इस लोगो में आप देख सकते हैं रूपाली, जो कि इनका नाम है, उसको एक स्पेसिफिक फ़ॉन्ट में लिखा गया है। R कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर में है, विथ कलर। पीछे बैकग्राउंड रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो ये कलर कम्बिनेशंस के साथ वाइट में लिखा गया है। तो ऐसा इन्होंने एक लोगो तैयार किया है। और यूज़र डिटेल्स एक होता है जहाँ पे इन्होंने कहा कि मुझे प्रपोज टू बी यूज़, मतलब इन फ्यूचर में मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, अभी मैं पढ़ लेती हूँ। आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर आई विल स्टार्ट द बिजनेस, इन द मीन टाइम आई विल अप्लाई फॉर ए ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो ये जो रूपाली नादी है, हाउ सी मेक एन एप्लीकेशन, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ऑफलाइन, इसी के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को। इंडिविजुअल होते हैं, वो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, मतलब उनके साथ और कोई नहीं होता है, वो अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर इज़ अ सिंगल मैन पर्सन हु वांट टू रन अ बिजनेस, एंड शी इज़ इंटरेस्टेड इन द बिज़नेस ऑफ चिप्स। वो चिप्स बनाना चाहते हैं, लोग बहुत खाते हैं, तो ये बिज़नेस बहुत बूम पे है, तो इसलिए ये चिप्स। तो ये चिप्स बनाने का कौन से क्लास ट्रेडमार्क क्लास में पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो आप जो भी बिज़नेस करेंगे ट्रेडमार्क क्लास जानना होता है। तो ये जो रेलेवेंट क्लास है वो है 30। आइए थोड़ा सा ट्रेडमार्क क्लास के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको ईजी हो और आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो आपको पता चले कि हाँ, यही रेलेवेंट मेरा क्लास है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और नेम ऑफ द क्लासेस। तो ये एक्चुअली 4th शेड्यूल में, 4th शेड्यूल का मतलब है जो बेयर एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट, उसी के 4th शेड्यूल में दिया गया है ये चीज़। और जो ये क्लासिफिकेशन है वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। जितने भी डेवलप नेशंस हैं जो पार्ट हैं वाइपो के, वो एक क्लासिफिकेशंस फॉलो अप करते हैं, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ गुड। तो आइए देख लेते हैं कि क्लास 1 में क्या है। तो जो भी आर्टिकल जैसे केमिकल यूज इन इंडस्ट्री, साइंस, फोटोग्राफी, ठीक है, ये सब जैसे कि फॉरेस्ट्री है, रेजिन्स का बिजनेस है, तो ये कौन से क्लास में आएंगे? क्लास 1 में आएंगे। सिमिलरली इफ़ यू सी इन क्लास 2, इट इज़ फॉर पेंट्स, वर्निसेस, प्रिजर्वेटिव अगेंस्ट रस्ट एंड अदर वुड के रिलेटेड कलरेंट जो है वो उसके लिए है। सिमिलरली फॉर क्लास 3 यू कैन सी ब्लीचिंग प्रिपरेशंस, जितने भी ये सब घर में सफाई करने वाली चीज़ होते हैं वो क्लास 3 में होते हैं। एंड नेक्स्ट है क्लास 4। क्लास 4 जो है इंडस्ट्रियल ऑयल्स एंड ग्रीसेस के लिए होता है मेनली। कैंडल्स बनाने का, आप फैक्ट्री कोई लगाते हैं, कैंडल बेचेंगे, तो दैट विल बी फॉल इन क्लास 4।
सिमिलरली क्लास 5 जो है वो फार्मास्यूटिकल्स के लिए है, वेटरनरी के लिए है, सैनिटरी प्रिपरेशंस के लिए है। तो जैसे कोई भी फंगिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, उसका अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके लिए जो रेलेवेंट क्लास है वो है क्लास 5। उसके बाद क्लास 6 में आते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं कोई भी मेटल बिल्डिंग मटेरियल्स है, तो नॉन इलेक्ट्रिक केबल्स है, वायर्स है, स्मॉल आइटम्स ऑफ मेटल्स, हार्डवेयर, पाइप्स, ट्यूब्स, इस सब में बिज़नेस करना चाहते हैं और ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो रेलेवेंट क्लास है वो है क्लास 6। And in class 7 you will find machines and machine tools, motors and engines, agricultural implements other than hand operated, incubators for egg। अगर एक का बिजनेस में कोई है तो उनको भी अगर मशीन्स हैं उनके पास, इंक्यूबेटर्स है, तो वो जो रेलिवेंट क्लास है दैट इज़ क्लास 7। क्लास 8 जो है हैंड टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स है, हैंड ऑपरेटेड जो भी चीज़ है, रेजर्स है, साइड आर्म्स है, वो क्लास 8 में आते हैं। क्लास 9 में साइंटिफिक, नॉटिकल, सर्विंग, इलेक्ट्रिकल, सिनेमेटोग्राफिक, ऑप्टिकल, वेटिंग, ये सब जो टूल्स है ये सब आते हैं क्लास 9 में। क्लास 10 में आप देख सकते हैं सर्जिकल, जो मेडिकल डेंटल इक्विपमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सब क्लास 10 में आते हैं। 11 जो है वो अपैरेटस फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, स्टीम जनरेटिंग, कुकिंग, रेफ्रिजरेटिंग, ये सब जो है क्लास 11 में आते हैं। आप देख सकते हैं व्हीकल्स जो भी हैं, अपैरेटस फॉर लोकोमोशन बाय लैंड, एयर और वाटर, जो भी व्हीकल्स हैं वो कितने में आएंगे, क्लास 12 में। तो ये है रेलिवेंट क्लास इसका। क्लास 13 फायर आर्म्स के लिए है, एमुनिशन, प्रोजेक्टाइल, एक्सप्लोसिव, फायरवर्क्स, ये सब के लिए है क्लास 13। जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फ़ाइल करें तो आपको रेलिवेंट क्लास के बारे में पता होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ही आपको वो लोगो, वो डिवाइस, वो लेबल रजिस्टर्ड होते हैं और आपका जो काम का चीज़ है वो है क्लास, पहले क्लास आइडेंटिफिकेशंस। तो ये सब अलग अलग क्लास हैं, टोटल ऑफ 45 क्लासेस हैं, जिसमें सर्विसेज के लिए 10 है और बाकी सब है गुड्स के लिए। तो अभी गुड्स हम देख रहे हैं। सिमिलरली क्लास 14 आप देख सकते हैं प्रेशियस मेटल्स है एंड देयर एलॉयज़, ज्वेलरीज़ है, ठीक है। प्रेशियस स्टोन्स का अगर आपका कोई शॉप है, आप बेचना चाहते हैं ये सब सामान है आपने ब्रांडिंग करके, तो आपको जो ट्रेडमार्क अप्लाई करना है वो दैट इज़ क्लास 14। सिमिलरली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्लास 15 है। 16 इज़ फॉर पेपर, कार्डबोर्ड, गुड मेड फॉर्म, दिस मटेरियल नॉट इंक्लूडेड अदर क्लास। बुक बाइंडिंग मटेरियल, स्टेशनरी का दुकान है, अगर आप अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं ये सब सामान खरीद के, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो रेलेवेंट क्लास होगा दैट विल बी इन क्लास 16। क्लास 17 इज़ फॉर रबर, उसके बाद गम, एवेस्टोस, माइका, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। और ये सब है क्लास 17। 18 में आते हैं लेदर्स के जितने भी आइटम होते हैं, नॉन लेदर होते हैं, ये सब के जितने भी होते हैं ये सब किस में आएंगे, क्लास 18 में। बिल्डिंग मटेरियल है, नॉन मेटेलिक, ये बिल्डिंग मटेरियल जो भी है क्लास 20 में आते हैं। फर्नीचर का अगर आपका कोई ब्रांड बनाने का दिल है तो जो रेलिवेंट क्लास है वो क्लास 20 है। उसी तरह क्लास 21 है हाउस होल्ड और किचन यूटेंसिल्स, अगर इस सब में आप काम करना चाहते हैं, स्टील वर्क, अर्थनवेयर, ये सब इसमें आते हैं क्लास 21 में। क्लास 22 में आएंगे रोप, स्ट्रिंग्स, नेट, सेक, ये सब जितने भी हैं क्लास 22 के हैं। क्लास 23 में आएंगे यार्न्स एंड थ्रेड फॉर टेक्सटाइल यूज़। क्लास 24 में आएंगे टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन अदर क्लास, जैसे कि बेड एंड टेबल कवर्स, अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए रिलेवेंट क्लास है क्लास 24। क्लास 25 इज़ फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर, हेड गेयर, आप अगर क्लोथिंग का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपका ब्रांड बनाने, जैसे जो भी क्लोथिंग का है, पीटर इंग्लैंड, ये सब कहाँ पे है, ये सब क्लास 25 में है। आप अपना बनाना चाहते हैं तो 25 आपका रिलेवेंट क्लास है, जहाँ पे आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आइए आगे बढ़ते हैं क्लास 26 की तरफ। क्लास 26 में है लेस एंड एम्ब्रॉयडरी, हुक्स एंड आइस पिन्स, आर्टिफिशियल फ्लावर। 27 में है कारपेट, रग्स, मैट्स, जो भी कारपेट में बिज़नेस करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में कारपेट का, तो आप अपना ब्रांडिंग के हिसाब से बेच सकते हैं इसमें, तो रेलिवेंट क्लास है 27। उसी तरह क्लास 28 है फॉर गेम्स एंड प्लेइंग थिंग, जो भी बच्चों के लिए होता है वो रेलिवेंट क्लास 28 में आएगा। 29 उसी तरह का है, इसमें क्या है कि मीट, फिश, ठीक है, मिल्क, एग, ये सब कितना क्लास 29 में है। मिल्क का ब्रांडिंग होता है, आप अपना बना सकते हो मिल्क का अपना ब्रांड, तो उसके लिए जो रेलिवेंट क्लास है 29 में अप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये सब में आजकल तो एक का भी ब्रांडिंग हो रहा है, तो एक का ब्रांडिंग का अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एक का ब्रांडिंग करके इसको मैं बेचूंगा, यहाँ से लाऊंगा, तो जो ट्रेडमार्क है वो रेलिवेंट क्लास है वो 29 है।
यहाँ पे देखिए क्लास 30 में जो है हमारा जो भी हाइपोथेटिकल हमने लिया है वो क्या है, चिप्स। तो चिप्स किस में आता है, क्लास 30 में। इसमें चिप्स के अलावा आता है टी, कॉफ़ी अगर बेचना चाहते हैं आप, ब्रेड बेचना चाहते हैं, हनी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सॉल्ट, मस्टर्ड, विनेगर, सॉसेस, स्पाइसेस का बिज़नेस करना चाहते हैं आप, ब्रांडिंग करना चाहते हैं, आपके वहाँ स्पाइस होता है, आपके फॉर्म है तो आप ब्रांड बना सकते हैं। तो रेलिवेंट जो क्लास है वो क्लास 30 है। सिमिलरली क्लास 31 है एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट के लिए, कोई भी फ्रूट्स का बिजनेस है वो, या तो आपका किस पे करोगे, क्लास 31 होगा रेलिवेंट क्लास। क्लास 32 जो है वो एक्चुअली बियर, मिनरल एंड एरिएटेड वाटर, जो भी पैकेज्ड वाटर व मिनरल वाटर आप देख रहे हैं उसका भी आप बिज़नेस कर सकते हो। आपके लिए जो रेलिवेंट क्लास है वो क्लास 32 है। इसमें आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है क्लास 33 अल्कोहलिक बिवरेज, जितने भी अल्कोहल रिलेटेड ब्रांडिंग होता है उसका रजिस्ट्रेशन क्लास 33 में होता है। क्लास 44 में टोबैको, स्मोकर्स आर्टिकल्स के लिए रखा गया है। इसका अगर ब्रांडिंग कोई करेगा तो वो क्लास 34 में करेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था गुड्स, ये सब सारे गुड्स थे जो डिस्कस किया गया था अब तो क्लास 34। अब जो है 35 से 45 तक क्या है, सर्विसेज हैं। तो अलग अलग सर्विसेज होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, उसी को क्लास के हिसाब से बोला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 35 जो है एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस फंक्शंस के लिए है। क्लास 36 जो है इंश्योरेंस का, आपका कोई एजेंसी ले चुके हैं, आप अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो क्लास 36 है रेलिवेंट। रियल एस्टेट का है, आप शॉप खरीद के या उस शॉप के थ्रू आप बेचना चाहते हैं, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो रेलिवेंट जो क्लास है क्लास 36 है। नेक्स्ट क्लास है क्लास 37, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, रिपेयर, इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए होता है। क्लास 38 जो टेलीकम्युनिकेशंस के लिए है। क्लास 39 है ट्रांसपोर्ट के लिए, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स, ट्रैवल मैनेजमेंट। सपोज़ कीजिए कि आपका ट्रैवल एजेंसी है कोई, तो आप डेवलप करना चाहते हैं कि मेरा ट्रैवल एजेंसी है, मैं एक नाम बनाऊंगा, उस नाम के थ्रू मैं अपना सारा काम करूंगा। जो रेलिवेंट क्लास होगा 39 ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने के लिए। उसी तरह क्लास 40 है ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स। क्लास 41 फॉर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग ऑफ ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका अगर वाइजोस है, जो भी अभी हैं वो अपना ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग किस में करते हैं, जो रेलिवेंट क्लास है वो क्लास 41 है। फिजिक्स वाला हो गया या कोई भी हो गया तो उनको ट्रेडमार्क के लिए अगर अप्लाई करते हैं वो लोग तो क्लास 41 रेलिवेंट है। आप भी अगर इच्छुक है कि फ्यूचर में जाके मैं ऐसे अपना बनाऊंगा तो सबसे पहले अच्छा नाम सोच के आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 41 आपका रेलिवेंट क्लास होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं क्लास 42 की तरफ। क्लास 42 इज़ फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एंड रिसर्च एंड डिज़ाइन रिलेटिंग देयर टू इंडस्ट्रियल एनालिसिस एंड रिसर्च सर्विस, design and development of computer hardware and software. So it is all for IT people. If they want to develop their own brand, they have to apply in a particular class, that is class 42. Now class 43 is for services for providing foods and drinks, temporary accommodation. जितने भी होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी रिजॉर्ट्स देखेंगे आप, जितने भी रेस्टोरेंट देखेंगे, ये सब का रजिस्ट्रेशन होता है एक पर्टिकुलर क्लास में जो कि क्लास 43 है फॉर रेस्टोरेंट्स एंड फॉर होटल इंडस्ट्री। And class 44 is for medical services, veterinary services, hygiene and beauty care for human beings, horticulture and forestry services, agriculture. So if you want to do services in this particular thing, then you have to apply in class 44. Similarly, class 45, that is the last class in this classification, is for legal service, सिक्योरिटी सर्विसेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल्स, पर्सनल एंड सोशल सर्विस, जो भी एनजीओ हैं ये सब रजिस्ट्रेशन कहाँ करते हैं, अंडर द क्लास 45। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस 1 to क्लासेस 45 फॉर द ट्रेडमार्क क्लास। 1 से 45 तक ही है ट्रेडमार्क क्लास। उसी में आपको पता चल जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर क्लास आपके काम का है और उसी में आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आगे बढ़ने से पहले ये एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि मैं जो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वो इनके लिए ही है। सो द नेम ऑफ दिस लेडी इज़ MS रूपाली नादी. She is from Mumbai and she is the sole proprietor and she want to make business relating to chips, and that particular class fall in class 30. So class 30 is her trademark class and the logo she has created this, and in user details she will अप्लाई एज प्रपोज टू बी यूज बेसिस में ये अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ये स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आइए जो रेलिवेंट फॉर्म है, फॉर्म के बारे में बढ़ते हैं, आप लोगों को बताता हूँ मैं।
जो रेलिवेंट फॉर्म है वो फॉर्म TMA है। अगर आप कोई भी सर्च ब्राउज़र जैसे कि क्रोम पे आप अगर लिखते हैं ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फॉर्म IP इंडिया, तो आपको जो रेलिवेंट फॉर्म दिखाई देगा वो फॉर्म TMA है। उस फॉर्म का नाम ही है TMA, A फॉर एप्लीकेशन, स्टैंड फॉर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। तो फॉर्म TMA आपको फिलअप करना है, यही आपके लिए है अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा रहता है सबसे पहले द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फिल्ड अप इन कलर्ड बॉक्स अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव हेड। तो जो भी रेस्पेक्टिव हेड है उसके साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसी में आपको लिखना है। फॉर्म का वो है नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, माने एप्लीकेशन का नेचर क्या है। द एप्लीकेंट मस्ट चूज ईदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। 1 है स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क, 2 कलेक्टिव ट्रेडमार्क, 3 सर्टिफिकेशन मार्क, 4 सीरीज मार्क। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक सिंपल ट्रेडमार्क के लिए है, एक छोटा सा बिजनेस के लिए। तो इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। तो स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क हमें लिखना होता है इस फॉर्म में। और स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क का मतलब ये बोल रहा है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेडमार्क नॉट बीइंग ए कलेक्टिव और सर्टिफिकेशन मार्क। ये कलेक्टिव मार्क नहीं है, सर्टिफिकेशन मार्क नहीं है, सीरीज ऑफ मार्क नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। इन केस ऑफ कलेक्टिव मार्क और सर्टिफिकेशन मार्क द ड्राफ्ट रेगुलेशन विद फॉर्म TMA मस्ट बी सबमिटेड। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हम कलेक्टिव या सर्टिफिकेशन मार्क के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम जान रहे हैं सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर एन स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। तो ये फॉर्म है, यही जो बॉक्सेस बना हुआ है आपको लिखना है। क्या लिखना है, नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क। आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क लिखना है, यहाँ पे हल्का सा टिक कर देना है 1 के आगे, ठीक है। तो बस इतना ही है ये पॉइंट नंबर 1 में फिलअप करने के लिए। सो यू हैव टू फिल अप नेचर ऑफ एप्लीकेशन, यू हैव टू राइट स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क एट द कॉलम बॉक्स स्पेस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म। पॉइंट नंबर 2, हियर दे हैव रिटन whether application file as, please choose and specify. In case of startup small enterprises requisite certificate should be provided. ये ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आपका स्टार्टअप है, बस स्मॉल एंटरप्राइजेस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इनको बूस्ट कर रही है, इनको धक्का दे रही है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो धक्का कैसे दे रही है, फ़ी जो है ना वो कम है। स्टार्टअप बस स्मॉल एंटरप्राइजेस का फ़ी एक्चुअली 10,000 है, पर गवर्नमेंट अगर आप सर्टिफिकेट देते हैं स्टार्टअप का, स्मॉल एंटरप्राइज का, तो आपका फ़ी 5,000 लगेगा, 50% रिडक्शन है फ़ी में, इसीलिए ये चीज़ लिखा गया है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल, हम अभी इंडिविजुअल के बारे में ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल में, फॉर इंडिविजुअल द प्राइस, द फी इज़ 5,000 ओनली। एंड इन केस ऑफ स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्राइजेस यू हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट, द फी विल बी रिड्यूस टू 5,000 ओनली। You will get 50% discount. Otherwise, the fee for individual is 5,000. तो ये फ़ी के बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। जो बेयर एक्ट होता है, जिसको कहते हैं ट्रेडमार्क एक्ट अलॉन्ग विथ इट्स रूल्स, उसमें फर्स्ट शेड्यूल में आपको दिया गया है फ़ी के बारे में कि ये चीज़ के लिए इतना फ़ी, ये चीज़ के लिए इतना फ़ी। उसी तरह जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फ़ी कितना है, 5,000 फॉर ऑफलाइन, क्योंकि हम यहाँ पे ऑफलाइन चीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्म जो फिलअप करना है उसका पॉइंट 2 में ये चीज़ है। तो यहाँ में हमें अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल पे टिक करना है सिर्फ, और कुछ करना नहीं है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस है तो वहाँ पे टिक करके आपको सर्टिफिकेट लगाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक सिंपल टिक करना है फॉर्म के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। नाउ विल डिस्कस पॉइंट नंबर 3 ऑफ द फॉर्म TMA। सो इन TMA व्हाट वी हैव टू राइट the name of the person and he is trading as, and his address. So these 3 things are there in point number 3. Applicant name, trading as, address. Trading as means, suppose you are in Mumbai, you are in Kolkata, so you have to take a trade license from the local authority. Sometimes people name and the trade name may be different. समझ रहे हो? तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक ट्रेड लाइसेंस मिला। सपोज़ करिए आपका नाम ABC है और आपने ट्रेड लाइसेंस निकाला, अपना नाम दिया और ट्रेड लाइसेंस निकाला कि मैं ट्रेडिंग करूँगा XYZ के हिसाब से, तो वहाँ पे ट्रेडिंग एज XYZ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस लिखना पड़ेगा, जो भी एड्रेस है। हम ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस रिलेटिंग टू चिप्स, देयरफॉर वी विल नॉट राइट एनीथिंग ट्रेडिंग एज, सो it will remain as blank. So we'll write the name. Name is Rupali Nadi. So name is Rupali Nadi. Trading as, we will left it blank.
Now address, for address we will fill up the complete address, complete postal address we will write here. And now we have to mention the state and country. Country will be India and state will be your state. Third is address for service. This will remain the same and you don't have to write anything here. This is actually for foreign entity जो बाहर से यहाँ पे एजेंट अपना या अटॉर्नी हायर करते हैं, उनके लिए होता है. तो बाहर कंट्री का जैसे नाम हो गया, यूएस का हो, यूरोपियन कोई भी कंट्री, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस का कोई भी कंट्री है, तो उसकी उनके लिए है ये. तो इंडिया में सर्विस का एड्रेस एक होना चाहिए, इसी के बारे में बोलते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं. यहाँ हमें लिखना क्या है, नाम, ट्रेडिंग एस अगर है तो, और उसके बाद एड्रेस, और यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करना है हमें. नंबर जो कि बहुत ईजी है, जो ब्लैंक बना हुआ है, द स्पेस प्रोवाइडेड हियर इन, यू हैव टू राइट योर मोबाइल नंबर, देन ईमेल एड्रेस. राइट योर ईमेल एड्रेस वेरी नीटली एंड क्लियरली, एज बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे थ्रू विच द ऑफिशियल विल कम्युनिकेट टू यू. मतलब ये लोग जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो ऑफिस हैं, वो आपको कम्युनिकेट करेगा, आपके साथ बात करेगा थ्रू मेल ओनली. तो इसलिए जो मेल है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा है ताकि गलती ना हो. रूपाली लिखा है मैंने, नादी, उसके बाद एआई, क्योंकि एआई जनरेटेड ये जो भी है, जो पिक्चर है, जो भी है एआई जनरेटेड है, इसलिए मैंने एआई लिखा है @gmail.com. और नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में क्या होगा, इसमें बहुत सारे हैं. पार्टनरशिप फॉर्म है, उसके बाद आपको बॉडी इनकॉर्पोरेट माने कोई भी लिमिटेड कंपनी है, जैसे LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म है, जो भी है आपका वो देना पड़ेगा. इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम लोग वो जो है हमारे एप्लीकेंट, वो क्या है, इंडिविजुअल है. तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ द एप्लीकेंट में इंडिविजुअल लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यहाँ पे एप्लीकेंट्स एजेंट इफ़ एनी. ये जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम एजेंट और अटॉर्नी, राइट. सो no need to fill any space provided, you have to just leave it blank because you are applying yourself. आप अपने आप से अप्लाई कर रहे हो ऑफलाइन मोड में, तो ये चीज़ आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे. ये एजेंट और अटॉर्नी के लिए होता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है. आ गया ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क टू बी मेंशन हियर, आपका क्या ट्रेडमार्क है आपको वो लिखना है, ठीक है. कैटेगरी ऑफ मार्क क्या है, वर्ड मार्क है, डिवाइस मार्क है, कलर है, 3 डायमेंशन ट्रेडमार्क है, साउंड है. तो हमने जो एप्लीकेशन लिया है दैट इज़ फॉर अ लोगो मार्क. लोगो मार्क इज नोन एज डिवाइस मार्क, सो वी विल राइट डिवाइस मार्क. द एप्लीकेशन इज फॉर डिवाइस मार्क, इट इज़ नॉट फॉर वर्ड मार्क बिकॉज इट्स एन लोगो. मार्क इज रूपाली, so what you will write, Rupali device, or if possible you can attach a small logo here. It's not necessary, you can write also because the space provided here is too little. Now category of mark is device mark. What you have to write, device mark. It's a logo, since you have to write device mark. In case of word mark, you have to write word mark. Description of the mark. In the description of the mark, how will you describe? So there is nothing to describe. It's simply written Rupali in a color formations, color combinations. So we will write Rupali and device. That's it. आपको भी अगर लोगो अगर है तो जो भी लोगो का नाम है और एंड डिवाइस, माने डिवाइस में जो भी है, जो भी कलर है जैसे लिखा गया है, इसका मतलब यही होता है. इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिखा गया है इफ़ मार्क इन ए लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश. आप जैसे भी जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंग्वेज है वो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश. कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी ले लीजिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, वहाँ पे क्या चलता है, हिंदी और इंग्लिश. उसी तरह जो IPK है वहाँ भी क्या चलता है, हिंदी या तो इंग्लिश, या तो हिंदी में लिखिए आप या तो इंग्लिश में लिखिए. अगर आपका मार्क कोई भी रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे उड़िया में कुछ एक बोलते हैं, उसके ऊपर आप मार्क को रजिस्टर करना चाहते हैं, पर लोगो बनाया आपने, वो चीज़ लिखा, SMS में लिखा, मराठी में लिखा, कन्नड़ में लिखा, तमिल में लिखा, तो आपको क्या उस चीज़ का बताना पड़ेगा कि उस चीज़ का मीनिंग क्या होता है. ट्रांसलेशन ऑफ द मार्क इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस चीज़ को, वो चीज़. हमारे केस में क्या है, ये नेम मार्क है, तो नेम मार्क में कोई भी ट्रांसलेशन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, सिंपली नेम है. तो इसलिए हम ये चीज़ क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 6 ब्लैंक रखेंगे. यू हैव टू लीव इट ब्लैंक. इन केस यू हैव picked up some regional language, then you have to give the translation of what is the meaning of that particular word, what you have written there. Next is all about conditions or limitations to use the trademark, if any.
इफ़ यू वांट टू गिव सम कंडीशंस और लिमिटेशंस, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे कंडीशंस देना पड़ता है या लिमिटेशंस बट डिस्क्लेम करना पड़ता है, उसके लिए होता है। हमारे एप्लीकेशंस में ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सो यू हैव टू राइट क्लास, विच क्लास, क्लास 30, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर चिप्स। I have already discussed about the various classes of trademark from 1 to 45. So you have to know your class in which you will apply and you have to write that particular class. In this application form, we will write class 30. होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको लिखना क्या है, क्लास 30 जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और स्टेटमेंट एज टू द यूज़ ऑफ द मार्क, इसमें क्या लिखना है, प्रपोज टू बी यूज। मैं पहले ही बताया था क्यों लिखना है, क्योंकि अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है। हम सोच रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस, और हम ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पहले ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, प्रपोज टू बी यूज बेसिस पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, एट द स्पेस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म यू आर यूजिंग द मार्क। तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस दैट पर्टिकुलर डेट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द गुड्स और सर्विसेज एज मेंशन इन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो इसके साथ एफिडेविट भी देना पड़ेगा। इसके ऊपर नहीं जाते हैं हम लोग, स्टिक करते हैं जो भी हमारा फॉर्म है ऑफलाइन सिंपल एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, उसी के ऊपर। तो ये चीज़ हमें छोड़ देना है, प्रपोज टू बी यूज में आपको टिक करना है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में आपको लिखना है चिप्स करके, और क्लास जो है रेलिवेंट क्लास 30 है। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 10 में दिखाई देगा जो वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं हम अभी, फॉर्म जो फिलअप कर रहे हैं TMA उस फॉर्म का नाम है। और पॉइंट नंबर 10 में आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी क्लेम्स इफ एनी। ये एक्चुअली हमें ज़रूरत है नहीं। ये किस लिए ज़रूरत होता है, सपोज़ कीजिए कि कोई US का है, कोई अमेरिका का है, कोई फिनलैंड का है कंपनी, वो इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके वहाँ वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे वो कब से यूज़ कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी जो भी क्लेम होगा वो यहाँ से क्लेम करेंगे। इसके लिए ये पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। हम इंडियन लोगों की बात कर रहे हैं जो इंडिया में रहते हैं, अपने ही देश में अपने ट्रेडमार्क ऑफिस से रजिस्ट्रेशन चाहते हैं ऑफलाइन मोड में, उनके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनके लिए ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। सो यू लीव इट एज ब्लैंक, आप ब्लैंक इसको छोड़ दीजिए। पॉइंट नंबर 11 ऑफ द फॉर्म TMA, एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट। ये इसलिए लिखा जाता है, सपोज़ कीजिए कि आपका पहले एक ट्रेडमार्क था एक पर्टिकुलर क्लास में, आप दूसरी क्लास में भी बिजनेस बढ़ा रहे हैं आप, तो वो रजिस्टर्ड है आपका, तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि इन क्लास दैट पर्टिकुलर क्लास वी हैव अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेम लोगों के ऊपर। तो इसीलिए ये चीज़ लिखा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्प करता है कि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड यूज़र हैं इन पर्टिकुलर क्लास और इस क्लास में अभी चाहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपका ये एप्लीकेशन कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अबाउट इज़ वेरिफिकेशन एंड सिग्नेचर, नेम और अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेरिफिकेशन में कुछ नहीं करना है, वहाँ पे एक छोटा सा टिक मार्क करना है, ऑलरेडी है। आई हियर बाय वेरीफाई दैट द एबव मेंशन फैक्ट्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। सिग्नेचर आपका साइन, मतलब साइन कीजिएगा, नाम लिखिएगा, और जो भी अथॉरिटी है वो ट्रेडमार्क ऑफिस, जो भी आपका जुरिस्डिक्शन होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद या कलकत्ता, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अथॉरिटी, ट्रेडमार्क ऑफिस, इतना। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी हमने लोगो बनाया है वो लोगो तो देंगे हम, तो लोगो देंगे तो उसका कुछ रूल्स हैं, रूल 29, रूल 30। ये रूल कहाँ लिखा गया है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अलॉन्ग विथ इट्स रूल्स, रूल्स में लिखा गया है 29-30 में। तो इसी के बारे में पढ़ देता हूँ मैं थोड़ा सा। जो भी आप इमेज देंगे ना, जो लोगो बनाया है आपने, जिसको डिवाइस मार्क कहते हैं, उस डिवाइस का जो भी हो वो जो प्रिंट करेंगे वो अच्छा पेपर में प्रिंट करेंगे। वो 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। या ऑनलाइन मोड के लिए भी है, या इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और जो भी आप A4 साइज़ पेपर यूज़ करेंगे उसका भी है कि मार्जिन नॉट लेस देन 4 सेंटीमीटर दिया गया है, आप पॉज करके पढ़ लीजिए। तो अच्छा ड्यूरेबल पेपर पे आपको 3 कॉपी चाहिए। कितना, 3 कॉपी रिप्रेजेंटेशन शीट, सॉरी 3 कॉपी फॉर्म का, 3 कॉपी चाहिए फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट, मतलब 3 कॉपी फॉर्म का। फॉर्म TMA जो A है उसका 3 कॉपीज़ आपको लेना है, और 5 कॉपी एडिशनल रिप्रेजेंटेशन शीट का है, 5 कॉपीज़, यही लिखा गया है।
अगर आप अगर डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाते हैं, वहाँ देते हैं, तो मे बी वहाँ पे वो नहीं भी ले सकते हैं, पर अगर आप भेजते हैं थ्रू पोस्टल तो यही रूल है, आपको 5 एडिशनल रिप्रेजेंटेशन शीट देना पड़ता है और 3 कॉपी फॉर्म का देना पड़ता है। तो फॉर्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यही है फॉर्म TMA, आप देख सकते हैं। इसी को फिलअप करना है, तो इसी के बारे में हम इन डिटेल्स बात कर चुके हैं। अब कुछ चीज़ बचा नहीं है इस फॉर्म में, फॉर्म को हम सब कुछ जान चुके हैं, फॉर्म के एक एक पॉइंट के बारे में क्या लिखना है वो भी जान चुके हैं। आप आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन शीट। तो आपको याद होगा रिप्रेजेंटेशन शीट में जो नेम है वो रूपाली के नाम पे है और रूपाली डिवाइस के ऊपर है। ऐसे कितने कॉपी देने हैं हमें? 5 कॉपी देने हैं। तो इसमें देखिए कैसे है, ये जो मिनिमम 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, पर जो मार्जिन है 4 सेंटीमीटर हर तरह से छोड़ दीजिएगा। बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस में आपको ऐसे अच्छे पेपर पे प्रिंट करके 5 कॉपी निकालना होता है फॉर्म के लिए। और नीचे जो है, नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एकदम नीचे स्पेस थोड़ा सा रहेगा, उसमें नाम अपना, एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बहुत क्लियरली लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसमें लिखेंगे जो भी ईमेल एड्रेस है वो लिखेंगे प्रॉपरली और इन कैपिटल लेटर्स, ताकि गलती ना हो, क्योंकि ऑफिशियल्स कैसे आपको कम्युनिकेट करेंगे? थ्रू ईमेल एड्रेस एंड थ्रू मोबाइल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, हर एक चीज़ में दीजिएगा। सपोज़ कीजिए कि एक रिप्रेजेंटेशन शीट किसी कारणवश थ्रू पोस्ट ख़राब हो गया, तो दूसरे रिप्रेजेंटेशन शीट में वो देख के आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको प्रॉपर्ली वो लोग पिक कर पाएँ और आपको कम्युनिकेट कर पाएँ। सो व्हाट इज़ द फी फॉर एन इंडिविजुअल? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द फी इज़ 5000 in offline mode, and for online mode you have to pay 4500, and for startup and for small entity you have to pay 5000 rupees. Along with the form you have to give your startup certificate or MSME certificate to the concerned authority, that is the Trademark Office India. Now some important thing is there, let's discuss. Fee may be paid in case, suppose you visited the window or the trademark office of your jurisdiction, then you can pay in cash. Second, you can send money order address to the registrar. So registrar of trademark you can address and send money order. You can pay via bank draft. You have to prepare a bank draft in the name of registrar of trademark, and you can pay 5000 rupees for your application. Next, you can pay by a check drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office of the trademark registry is situated, or if sent through post shall be deemed to have been paid at the time when the money order or the properly addressed bank draft or check would be delivered in the ordinary course of post. ये सिंपली ये बता रहे हैं, जब आपका पोस्ट डिलीवर होगा, सपोज़ कीजिए आपने रजिस्टर्ड पोस्ट किया या स्पीड पोस्ट, जिस दिन डिलीवर्ड होगा उसी दिन माना जाएगा कि आपका पैसा ट्रेडमार्क ऑफिस पहुंच गया है। तो आप पैसा कैसे दे सकते हैं? इन कैश दे सकते हैं, मनी ऑर्डर के थ्रू दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे सकते हैं, चेक के थ्रू दे सकते हैं। लिखना क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क, इनके नाम से जाएगा। पर ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए, यू नीड टू कंफर्म इट बिफोर यू मेक सच एन एप्लीकेशन ऑफलाइन। So here I will discuss about the helpline number. So this helpline number is for individual, for the public. So if you are living in the state of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi and Union Territories of Chandigarh, then the appropriate office is Delhi office. Trademark office Delhi is your appropriate office, and you need to confirm by dialing this particular number, and you have to ask, kindly tell me in whom the check should be written, payable to Registrar of Trademark Delhi is required or not. You just confirm and then make this check or draft, whatever you like to mode you want to pay to the trademark office. Then in case of a registered post or speed post, this is the proper address: Trademark Registry, New Delhi, Bodhik Sampada Bhavan, plot number 32, sector 14, Dwarka, New Delhi 78. So this is the proper address you have to address. जैसे आपको फॉर्म आपने फिलअप कर लिया, आपके पास रिप्रेजेंटेशन सीट है, आपने चेक प्रिपेयर कर लिया या ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जब आप पोस्ट करेंगे तो ये तीनों चीज़, इन केस ऑफ स्टार्टअप स्मॉल एंटरप्राइजेस, आपने वो आपका सर्टिफिकेट भी एनेक्स कर दिया, उसके बाद 5000 रुपीज़ का जो भी चेक है, तो आप किसको भेजोगे? आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को भेजोगे। और ये एड्रेस आप इनसे कंफर्म भी एक बार कर सकते हो। जब फ़ोन करोगे तो आप पूछोगे चेक के बारे में कि पीछे दिल्ली लिखना है कि नहीं, और उसके बाद आप भेज सकते हो इनको। और नीचे में आपका कंप्लीट एड्रेस रहेगा, जैसे भी रजिस्टर पोस्ट में हम भेजते हैं। नेक्स्ट
हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मुंबई एप्रोप्रिएट ऑफिस है तो किन के लिए है? फॉर द पीपल लिविंग इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, उनका मुंबई एप्रोप्रिएट ऑफिस है। और ये हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो भेजने से पहले एक बार। और जो एड्रेस है मुंबई ट्रेडमार्क ऑफिस का वो ये है, एंटॉप हिल, मुंबई 37। सिमिलरली अगर आप रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, तो आपको क्या करना पड़ता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तो आपका जो एप्रोप्रिएट ऑफिस है वो ऑफिस कोलकाता है। कोलकाता इज़ योर एप्रोप्रिएट ऑफिस इफ़ यू आर रिसाइडिंग इन दिस स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिहार, उड़ीसा, झारखंड एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड द एड्रेस फॉर courier or for postal, trademark office Kolkata, Nizam Palace, Kolkata 20. So this is the address through which you can send your application through post. Before you make your check or bank draft, kindly confirm this from this helpline number. सिमिलरली अहमदाबाद के लिए है, अगर आप रहते हैं गुजरात में, राजस्थान में, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दामन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, आप अगर ऑफलाइन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो अहमदाबाद का जो हेल्पलाइन है वो हेल्पलाइन से एक बार कंफर्म करके एड्रेस भी कंफर्म कर लीजिएगा। जो रेलिवेंट फॉर्म है आपको TMA जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसको अच्छे से फिलअप करके उसका 3 कॉपी 5 कॉपी रिप्रेजेंटेशन शीट का, अलॉन्ग विथ अगर स्टार्टअप है या आपका स्मॉल एंटिटी का है उसका सर्टिफिकेट, और जो भी आप मोड चूज़ किए हैं पेमेंट का उसको कैसे एड्रेस करना है वो कंफर्म करके आप भेज सकते हैं यहाँ पे। और जो ईमेल एड्रेस है वो आप बहुत सही से दीजिएगा क्योंकि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आपके साथ कम्युनिकेट होगा। चेन्नई के लिए है दोज पीपल हु आर लिविंग इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप आइलैंड, एंड इफ दे वांट टू मेक एन एप्लीकेशन to the trademark office. So before making an application, kindly confirm some details like whom to address the check and what is the office address. So this is the helpline number 04422502066, and you can make your application through speed post or registered post, and you must write the consignment number so that you can track that your application has been reached that particular office or not, and they will communicate after you file your application. Everything will be digitalized because now they don't keep files, everything is in digital mode. So they will communicate you in your mail that your application has been received, and through the application number you can track your ट्रेडमार्क एप्लीकेशन स्टेटस। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जैसे आपको बताया जाएगा मेल पे कि आपका एप्लीकेशन हमें मिल गया है, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, उस एप्लीकेशन नंबर से आप क्या कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो, आप महीने में एक बार आप देख सकते हो ताकि ट्रैक हो सके। ऑल अबाउट हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफलाइन टू द ट्रेडमार्क ऑफिस इंडिया। तो ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं आप फॉलो कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें आपको किसी एजेंट या किसी अटॉर्नी का ज़रूरत नहीं है। पर लास्ट में यही कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी को आप मिल के एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज होते हैं, सारे ट्रेडमार्क एक्ट और रूल्स पढ़े हुए होते हैं, आपको हेल्प करेंगे। आपके एरिया का ही कोई भी ट्रेडमार्क एजेंट या अटॉर्नी मिलेंगे तो आप बता सकते हैं कि आप इंडिविजुअल हैं, आपको फ़ी थोड़ा कम करके दें। और इन केस इफ़ यू आर ए स्टार्टअप यू विल गेट द हेल्प of free service from SIPP. Startup Intellectual Property Protection is a scheme through which the trademark agent or attorney will file your application without charging any professional fee. क्योंकि जो ये फ़ी है वो फ़ी ये क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क। दिस इज़ ओनली इन द केस ऑफ स्टार्टअप। बाकी आप इंडिविजुअल हैं तो अपने लोकल लेवल पे आप बात कर सकते हैं, फ़ी कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे भी इसमें 500 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ रहा है, 5000 देना पड़ रहा है, फिर पोस्ट करोगे आप उसमें भी पैसे जाएंगे। तो एडवाइजेबल यही है कि आप किसी एक जानकार को पकड़ के आप उनको डिस्कस करके आपका एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इन केस
आप अगर चाहते हैं कि नहीं मैं खुद ही करना चाहता हूँ तो ये प्रोसीजर कंप्लीट है, आप इस प्रोसीजर के थ्रू भी कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विथ मी।